नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको कक्षा 10 अर्थशास्त्र का प्रथम चैप्टर विकास के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कक्षा 10 का पहला चैप्टर अर्थशास्त्र का है हमारा विकास। तो देखिए, विकास क्या है या आर्थिक विकास क्या है। अर्थशास्त्र में विकास का तात्पर्य धन के विकास से होता है, क्योंकि अर्थ का तात्पर्य धन से होता है। इसलिए आर्थिक विकास पहला चैप्टर हमारा विकास है, तो हम आर्थिक विकास ले लेते हैं। आर्थिक विकास किसे कहते हैं? तो आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि प्लस भौतिक कल्याण में सुधार से होता है। अब आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि, यानी जो प्रति व्यक्ति देश के जनसंख्या की, यानी देश की जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय होती है, उसमें लंबे समय तक दीर्घकालीन वृद्धि ही आर्थिक विकास कहलाती है। प्लस उसमें भौतिक कल्याण में सुधार भी जुड़ा हुआ होता है। यानी भौतिक कल्याण में सुधार, कह सकते हैं आप कि जो उसमें संसाधन होते हैं उसमें सुधार की आवश्यकता भी होती है, उसका भी, यानी उसका सुधार या कल्याण भी उसमें जुड़ा होता है। तो आर्थिक विकास का यहाँ पर देखेंगे, आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि, यानी जो व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय होती है उसमें लंबे समय तक वृद्धि, और प्लस उसके भौतिक कल्याण में, यानी उसके जो संसाधन होते हैं उसका भी नवीनीकरण और नए ढंग से संचालन करना ही आर्थिक विकास कहलाता है। फिर आगे देखते हैं आर्थिक समृद्धि का क्या अर्थ होता है। अब देखिए, ये तो आर्थिक विकास हुआ। आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं? आर्थिक समृद्धि यहाँ पर देखते हैं, आर्थिक समृद्धि से आशय एक अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में, यानी एक अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में सतत एवं दीर्घकालीन वृद्धि से है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि आर्थिक विकास से आशय, यानी एक अर्थव्यवस्था, जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था होती है, उसमें सकल घरेलू उत्पाद, यानी जो घरेलू उत्पाद होते हैं उसमें सतत एवं दीर्घकालीन, यानी उन उत्पादों में सतत माने लगातार और दीर्घकालीन वृद्धि, यानी लंबे समय तक वृद्धि से है। या आप कह सकते हैं कि किसी देश के प्रति व्यक्ति आय, यानी किसी देश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आर्थिक समृद्धि कहलाती है। यानी प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ती चली जाए वही आर्थिक समृद्धि कहलाती है, यानी आय में वृद्धि, देश के प्रति व्यक्ति सकल आय में वृद्धि ही आर्थिक समृद्धि कहलाती है। यानी प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी जिसको कहते हैं, वो बढ़ती चली जाए उसे ही हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं, या प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि से आशय एक अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में सतत एवं दीर्घकालीन वृद्धि से है। यानी किसी व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि, उसकी अर्थव्यवस्था जिसको आप कह सकते हैं, या घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि और लंबे समय तक वृद्धि समृद्धि कहलाती है, आर्थिक समृद्धि कहलाती है। अब आर्थिक समृद्धि के मापदंड क्या है? आर्थिक समृद्धि को किन आधारों पर मापा जा सकता है? तो आर्थिक समृद्धि को दो आधारों पर, यानी दो आधार पर मापा जा सकता है। एक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के आधार पर, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के आधार पर। दूसरा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, यानी जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के आधार पर। तो अब देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद हमारा क्या होता है, देखते हैं इसमें। जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, इसमें जीडीपी जिसको आप कह सकते हैं, जीडीपी, तो सकल घरेलू उत्पाद एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन की बुनियादी माप होती है। यानी जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें अर्थव्यवस्था की, कह सकते हैं, आर्थिक प्रदर्शन, यानी जो धन का प्रदर्शन होता है उसकी बुनियादी माप होती है। यानी उस धन को मापना ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यह एक वर्ष में, यानी जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, यह एक वर्ष में राष्ट्र की सीमा के भीतर, यानी एक राष्ट्र जो होता है हमारा, मान लीजिए देश है, तो उसकी सीमा के भीतर अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। यानी जो अंतिम मूल्य, अंतिम वस्तुएं बचती हैं, या अंतिम माल जो उसका बचता है, वस्तुएं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है, और जो बाजार मूल्य उसका होता है वही हमारा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी, जैसे कोई वस्तु आप विनिर्माण करके उसे बाजार में बेचते हैं, तो वर्ष के अंत में, यानी एक देश में वर्ष के अंत में जितना माल, यानी आप तैयार करके बेचते हैं, तो लागत निकाल करके शेष जो बच जाता है वही हमारा सकल घरेलू उत्पाद, यानी सेवाओं का अंतिम माल जो बचता है वही बाजार का मूल्य होता है, यानी लाभ जो होता है वही बाजार का मूल्य होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन की बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं
का बाजार मूल्य होता है। फिर अब देखते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। तो प्रति व्यक्ति आय उस व्यक्ति को कहते हैं, यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं। तो प्रति व्यक्ति की आय का तात्पर्य होता है कि जब किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उस देश की उसी वर्ष की मध्यावधि तिथि की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, तो हमें उस देश के निवासियों को प्राप्त होने वाली औसत आय की मौद्रिक जानकारी प्राप्त होती है। यानी कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के लिए किसी देश की जो कुल राष्ट्रीय आय होती है, कुल राष्ट्रीय आय जब उस देश की उस वर्ष की, यानी उस देश के उस वर्ष की मध्यावधि तिथि की जनसंख्या से, यानी वर्ष के बीच की मध्यावधि मतलब 6 महीने, लगभग एक वर्ष में 6 महीने की तिथि की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है जब उसे, तो उस देश के निवासियों द्वारा प्राप्त होने वाली आय को ही हम औसत आय कहते हैं। तो जो उसकी औसत आय होती है वही उसके घरेलू उत्पाद में वृद्धि करती है। अब आगे देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। देखिए यहाँ पर मैंने बताया प्रति व्यक्ति आय ही औसत आय कहलाती है, यानी प्रति व्यक्ति आय ही औसत आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। अभी मैंने बताया राष्ट्रीय आय जो किसी राष्ट्र की आय होती है उसे वहां की जनसंख्या से भाग देने पर वहां उसकी प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। तो उसके लिए एक सूत्र होता है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे वहां की जनसंख्या, यानी राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, बस प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। आप कह सकते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय होती है, तो व्यक्ति की जो औसत आय होती है वही उसकी, यानी औसत आमदनी होती है जो एक वर्ष में, वही उसकी प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। तो इसको निकालने के लिए राष्ट्रीय आय जितनी व्यक्ति की टोटल आय होती है या जो टोटल आमदनी होती है उसे उस परिवार की जनसंख्या से, या वो कह सकते हो वहाँ की देश की जनसंख्या से भाग देने पर उसकी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। फिर आगे देखते हैं बच्चों, लिखा है आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं। ये तो इतना समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो बाद में फिर बता देंगे आपको, कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। तो देखते हैं आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, यानी वे क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं, यानी ऐसी क्रियाएं जिनसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है या उसके मूल्य का मूल्यवर्धन करते हैं, या उसके मूल्य को, यानी उस मूल्य आय को बढ़ाती हैं, या राष्ट्रीय कह सकते हैं आप राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हैं या देश के आय का मूल्यवर्धन करती हैं, वही आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कहना का तात्पर्य है कि किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने वाली क्रियाओं को ही हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है या ऊंचे स्तर पर जाती है, या उसके आय में मूल्यवर्धन होता है, मूल्य आय को बढ़ाती है, वही समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये समझ में आया, यानी वे क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हैं वही हमारी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे उद्योग धंधे कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ये तो आर्थिक क्रियाएं हो गई। अब देखते हैं बाजार क्रियाओं से क्या तात्पर्य है। बाजार क्रियाएं यानी वे क्रियाएं जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती हैं तथा जिनके प्रतिफल के रूप में पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है, बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। और आसानी के लिए हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया था अभी आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो आर्थिक क्रियाओं का तात्पर्य देखिए मैंने यहाँ बताया, यहाँ पर वे क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हैं, या कह सकते हैं जिन क्रियाओं का उद्देश्य राष्ट्रीय आय को बढ़ाना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना होता है, वह समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए बाजार क्रियाओं से क्या तात्पर्य होता है, यानी वे क्रियाएं जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती हैं, यानी जिनका अभिप्राय होता है कि वेतन या लाभ के उद्देश्य के लिए की जाती हैं तथा जिनके प्रतिफल के रूप में पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है, यानी जिनके प्रतिफल के रूप में पारिश्रमिक भुगतान, इनके व्यक्तियों के श्रम का भुगतान किया जाता है, बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन भी शामिल होता है, यानी इसमें जो वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं उनका भी उत्पादन शामिल होता है। अब देखते हैं निबल उपस्थिति अनुपात से क्या आशय है। निबल उपस्थिति अनुपात से आशय, तो देखते हैं निबल उपस्थिति अनुपात से आशय 6 से 10 वर्ष की आयु के
स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु या उस वर्ग के कुल बच्चों के साथ अनुपात ही निबल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। यानी जैसे कह सकते हैं कि 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या और उस वर्ग या स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के, यानी जितने बच्चे विद्यालय जाते हैं उसी आयु वर्ग के बच्चों के साथ अनुपात निकाल लिया जाता है, वही हमारा निबल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। फिर अब देखते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो इस चैप्टर में आए हैं, उनका पूरा नाम। जैसे निम्नलिखित का पूरा नाम क्या है? BMI। BMI का पूरा नाम क्या है? तो इसको देखिए हिंदी में कहते हैं शरीर का व्यापक सूचकांक। BMI यानी शरीर का व्यापक सूचकांक, जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। फिर दूसरा है UNDP। UNDP का यानी इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर आगे HDR का पूरा नाम क्या है? यानी मानव विकास रिपोर्ट, इसको हिंदी में कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंग्लिश में इसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये जो महत्वपूर्ण कुछ शब्द दिए गए हैं तो उनका पूरा नाम है। फिर आगे देखिए राष्ट्रीय आय से अभिप्राय क्या होता है, मेरे हिसाब से बच्चों समझ में आ रहा होगा। पर देखिए राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उस देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। यानी जो राष्ट्रीय आय होती है देश की, तो उस वित्तीय वर्ष में उस देश के द्वारा जो भी उत्पादित वस्तुएं होती हैं और सेवाएं होती हैं, उनका कुल मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो एक देश जो उस वर्ष की विभिन्न वित्तीय गतिविधियां, जिसमें मजदूरी, ब्याज, किराया और मुनाफे के रूप में सभी संसाधनों के लिए किए गए भुगतान शामिल होते हैं, उनसे जितने का लेन देन या मुनाफा होता है वही राष्ट्रीय आय कहलाती है। यानी इसका तात्पर्य होता है कि किसी देश की जो संपूर्ण वित्तीय वर्ष की जो आय होती है, वित्तीय वर्ष की आय होती है, उसमें सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सम्मिलित होता है। जो भी देश की वस्तुएं होती हैं या सेवाएं होती हैं, उनका भी मूल्य सम्मिलित होता है। तो देश को उस वर्ष यानी उस वर्ष की वित्तीय गतिविधियां, जिसमें मजदूरी, ब्याज, किराया और मुनाफे के रूप में सभी संसाधनों के लिए किए गए भुगतान शामिल होते हैं, और जितने का लेन देन तथा मुनाफा होता है, यानी जिन वस्तुओं किसी वस्तु को खरीदने में जितने का लेन देन होता है, उससे जो मुनाफा होता है वही लाभ ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। यानी कहने का तात्पर्य किसी वस्तुओं का, सेवाओं का यदि को क्रय किया जाता है, उसके बाद में या किसी वस्तु का क्रय किया जाता है, फिर उसे लाकर बाजार में उसमें संशोधन करके उसे बेचा जाता है, तो उसे बेचने से जो लाभ प्राप्त होता है वह लाभ ही राष्ट्रीय आय कहलाती है देश की। फिर अब देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको GNP कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको GNP कहते हैं, यानी किसी अर्थव्यवस्था में जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं एक वर्ष की अवधि में उत्पादित की जाती हैं, उन सभी के बाजार मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। देखिए किसी अर्थव्यवस्था में जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं एक वर्ष की अवधि में उत्पादित की जाती हैं, यानी अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं होती और सेवाएं होती हैं वो एक वर्ष की अवधि में, एक वर्ष के समय में जो जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है, उन सभी के बाजार मूल्य के योग को, यानी उन सभी वस्तुओं का जो बाजार मूल्य होता है उसको जोड़ लिया जाता है, उसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें केवल बाजार में आने वाली वस्तुओं या सेवाओं का के मूल्य को हम लेते हैं, यानी इसमें जो होती हैं बाजार में आने वाली ही वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। दूसरा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। अब देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है NNP, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है हमारा NNP होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास एवं पुरानेपन से होने वाला ह्रास, ह्रास मतलब नुकसान, घटा देने से जो शेष बच जाता है उसे राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसमें से मूल्य में कमी एवं पुरानेपन से जो नुकसान होता है, मूल्य में ह्रास यानी मूल्य में कमी एवं पुरानेपन से जो नुकसान होता है और उसे घटा दिया जाता है, और जो शेष बचता है उसे ही हम राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी जैसे किसी वस्तु, कोई माल तैयार किया गया तो उसे
जो नुकसान होता है, यानी तैयार करने में जो धन लगता है, धन का नुकसान होता है, एवं उससे जो कुछ पड़ा पुराना हो जाता है उससे जो नुकसान होता है, तो उस माल को क्रय करने में जो जो पैसा लगता है उससे उस नुकसान को घटा देने पर जो शेष बच जाता है वही हमारा राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जैसे मैंने किसी वस्तु यानी किसी वस्तु को तैयार करने में मान लीजिए 100 रुपये लगाए किसी वस्तु में, उसके बाद में उसकी कुछ वस्तुएं बच गई जो कि उनकी लागत बाजार में मान लेते हैं हम 30 रुपये हो जाती है जिनकी लागत। उसके बाद में जब इस 100 में से यानी टोटल जो उसमें लागत थी उसमें से जो शेष बची पुरानेपन की वस्तु थी उसको घटा देने पर जो शेष रुपया बचता है 70 रुपया, यही हमारा उस देश का राष्ट्रीय उत्पाद यानी वही हमारा राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। फिर अब देखिए सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा क्या होती है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जिसको कहते हैं, तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मौद्रिक मूल्य को ही घरेलू उत्पाद कहते हैं। अभी मैंने पीछे आगे बताया है कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, यानी कि कोई भी देश आप ले सकते हैं, जीडीपी यानी देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार है जो करते हैं तो जीडीपी, तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मौद्रिक मूल्य यानी जो उनका मौद्रिक मूल्य होता है वस्तुओं के सेवाओं में जो मूल्य लगता है उसे ही हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र होता है सकल घरेलू उत्पाद निकालने के लिए, तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद को निर्यातक मूल्य या आयातक मूल्य से घटा देते हैं। ठीक, यानी सकल घरेलू उत्पाद बराबर होता है कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निर्यात मूल्य और आयात मूल्य। फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी किसे कहते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद की बात हुई। और शुद्ध घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, तो एक देश में एक वर्ष की अवधि में देश के अपने ही साधनों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य में से यदि व्यय घटा दिया जाता है तो जो शेष बचता है उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। यहाँ देखिए, यानी एक देश के एक ही वर्ष की अवधि में, एक देश में कोई देश ले लेते हैं, उसमें एक ही वर्ष की अवधि में देश के अपने ही साधनों द्वारा यानी जो देश के संसाधन होते हैं उनके द्वारा ही उत्पादित की गई वस्तुएं यानी जो वस्तुएं उत्पादन की जाती हैं उनके मौद्रिक मूल्य में से यदि व्यय घटा दिया जाए, यानी जो मौद्रिक मूल्य उनका होता है बेचकर प्राप्त होता है उससे से यदि उसमें जो लगा है वो धन घटा दिया जाता है तो शेष जो बचता है उसे ही शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। और इसके लिए एक सूत्र होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर कुल घरेलू उत्पाद यानी कुल घरेलू उत्पाद प्लस प्रतिस्थापन व्यय यानी जो व्यय होता है खर्च होता है, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद में जितना ये टोटल शुद्ध घरेलू उत्पाद हो जाता है उसमें कुल घरेलू उत्पाद कितना यानी लागत कितनी होती है उसमें फिर व्यय कितना हुआ वो घटा दिया जाता है, बस शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल आता है। अब देखते हैं बच्चों, अगला पॉइंट हमारा आता है धारणीय विकास किसे कहते हैं। तो देखिए धारणीय विकास क्या है। धारणीय विकास की वह प्रक्रिया है जो पर्यावरण के को क्षति पहुंचाए बिना संसाधनों की भावी पीढ़ी के लिए आपूर्ति को व्यय किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं धारणीय विकास की वह प्रक्रिया होती है जो विकास को क्षति पहुंचाए बिना, यानी जो पर्यावरण होता है। देखिए धारणीय विकास की वह प्रक्रिया होती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए यानी क्षति पहुंचाए बिना संसाधनों की भावी पीढ़ी के लिए आपूर्ति को व्यय किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करती है, वही हमारी धारणीय विकास प्रक्रिया कहलाती है। अब देखिए धारणीय विकास की रणनीतियां क्या होती हैं। धारणीय विकास की रणनीतियां, तो यहाँ पर धारणीय विकास को बढ़ाने के लिए कुछ रणनीतियां अपनाई जाती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। संसाधनों पर देखिए रणनीतियां हैं। पहला है हमारा संसाधनों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। सबसे पहले देश के संसाधन यानी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, इसलिए वहाँ के संसाधनों पर दबाव अधिक पड़ रहा है। इस दबाव को कम करने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। जैसे कह सकते हैं आप बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, आप कहीं ट्रेन पर या रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक अधिक हो जाता है जिसके कारण आपको आसानी से परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। किंतु जब जनसंख्या कम होगी तो आपको परिवहन जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। तो इससे यानी धारणीय विकास की जो रणनीतियाँ होती हैं, तो धारणीय विकास को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ, संसाधनों पर
बढ़ते दबाव को कम करने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। दूसरा है संसाधनों की भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने हेतु तो ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, यानी जो हमारे संसाधन हैं उनको हमारी अगली आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने हेतु तो ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। फिर तीसरा है वायु प्रदूषण रोकने के लिए सार्वजनिक वाहन प्रणाली को विकसित किया जाए, सार्वजनिक वाहन प्रणाली को विकसित किया जाए और उसमें प्रदूषण न फैलाने वाली ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, जैसे हमारी ग्रीन गैस आती है, सीएनजी जिसको कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, चौथा है वनों की कटाई पर रोक, यानी जो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। तो ये होता है धारणीय विकास की रणनीतियां। तो यहाँ तक बच्चों ये चैप्टर समझ में आया नहीं, इसके लिए कमेंट्स के द्वारा हमें जरूर बताएं। उसके बाद में इसका शेष चैप्टर जो आगे का है वो हमारे अगले वीडियो में आप तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारे संपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।